नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को एक और तगड़ा झटका लगा है। श्रोमणी अकाली दल के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी एनडीए से अपनी राहें अलग कर ली हैं। बेनीवाल ने शनिवार को ही किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ दिल्ली कूच किया है। बेनीवाल पिछले कई दिनों से राजस्थान के अपने प्रभाव वाले इलाकों में जनसंपर्क में जुटे हुए थे और उन्होंने 26 दिसंबर को किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था। किसानों ने सरकार की ओर से बातचीत को लेकर भेजे गए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और बातचीत के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की है। किसानों ने कहा है कि सिर्फ कानून रद्द करने और एमएसपी को लेकर कानून बनाने पर बात होनी चाहिए। किसान संगठनों के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने किसानों की आगे की योजना के बारे में बताया कि 27 और 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटे की शहीदी दिवस मनाएंगे और फिर 29 दिसंबर को हम बातचीत के लिए जाएंगे। 30 दिसंबर को हमारे किसान ट्रैक्टर से सिंगू से लेकर टीकरी और शाहजहांपुर तक मार्च करेंगे। दर्शपाल ने कहा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हम सबको निमंत्रित कर रहे हैं कि लोग सिंगू आएं और हमारे साथ लंगर खाकर नया साल मनाएं। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को कथित तौर पर खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहे जाने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में भोपाल दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने प्रधानमंत्री का 3 साल पुराना वीडियो शेयर कर कहा है कि जब वोट मांगना होता है तो पंजाब के लोगों को वीर शूरवीर बताया जाता है। उन्होंने कहा जब वहां की जनता अपना हक मांगने दिल्ली में बैठी है तो उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, नक्सली और गालियां दी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी डीडीसी चुनाव परिणामों को स्वीकार करे और खरीद फरोख्त न करे क्योंकि यह लोकतंत्र और संस्थाओं को बदनाम करेगा। उन्होंने अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। उमर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, शोपियां जिले के मामले में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विजेताओं को श्रीनगर लाया गया और अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें एक विजेता के पति को कहा जाता है कि वो अपनी विजेता पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल करा देंगे तो 3 दिन के अंदर उनके भाई को छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि अपनी पार्टी ने शोपियां में निर्दलीय, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विजेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसके बाद 14 सीटों वाले जिले में अपनी पार्टी की 5 सीटें हो गई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही सियासत को लेकर लोगों के कान खड़े हो गए हैं। शिवसेना लगातार शरद पवार की तारीफ कर रही है और यूपीए अध्यक्ष के लिए पवार के नाम की जोरदार हिमायत भी कर रही है। पहले कई बार पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने का हिमायत कर चुकी शिवसेना ने अब अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक लेख में ऐसा कहा है। संपादकीय आगे कहता है कि शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर शख्सियत हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें सुनते हैं और उनके अनुभवों से सीख लेते हैं। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि अगर एनसीपी मुखिया शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने का कोई प्रस्ताव आता है तो शिवसेना उसका स्वागत करेगी। शिवसेना ने अपने संपादकीय में कांग्रेस को लेकर कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व कर रही कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। लेख में कहा गया है कि शिवसेना समेत विपक्ष की सभी पार्टियों को यूपीए के तहत एकजुट होकर मजबूत विपक्ष पेश करना चाहिए। लेख में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है और इसकी एक बड़ी वजह कमजोर विपक्ष है। संपादकीय कहता है कि विपक्ष की हालत किसी बंजर गांव की तरह है और इसे फिर से ताकतवर होने के लिए किसी नए नेता की जरूरत है। शिवसेना ने राहुल गांधी की आलोचना भी बहुत करीने से की है। शिवसेना ने कहा है कि राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से जोरदार संघर्ष करते रहते हैं और उनकी मेहनत बखान करने जैसी है, लेकिन कहीं तो कुछ कमी जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल शिवसेना बार बार यूपीए अध्यक्ष के लिए पवार के नाम की चर्चा करके क्या संकेत देना चाहती है और सरकार में सहयोगी कांग्रेस को नीचा क्यों दिखाना चाह रही है। बता दें, पिछली बार जब शरद पवार ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि उनमें निरंतरता की कमी दिखती है तो कांग्रेस की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष यशोमती ठाकुर ने कहा था कि अगर राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं तो पार्टी के नेतृत्व पर टिप्पणी करने से बचें। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कुछ लोग आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं।
मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूँ। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने तो यूटी यानी केंद्र शासित बनने के 1 साल भीतर दोनों स्तर पर पंचायत का चुनाव करा दिया, जबकि दूसरी ओर पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शाह का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। गुवाहाटी में कई योजनाओं की आधारशिला रखने के सिलसिले में असम पहुंचे अमित शाह विरोधियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि असम में 2 समस्याएं प्रमुख हैं, पहली घुसपैठ और दूसरी बाढ़। बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो राज्य में घुसपैठ की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ इस कानून को बनाने का कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, इस विधेयक में किसी का जबरन धर्मांतरण करवाने पर 1 से 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, इस नए कानून के तहत किसी नाबालिग महिला या फिर दलित आदिवासी का जबरन धर्मांतरण करवाने पर 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा। भारत में एक दिन में 22,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 251 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,01,69,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,47,343 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,81,000 से अधिक हैं। चीन नेपाल में ओली सरकार बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट समेत 4 सदस्यों का एक दल काठमांडू पहुंच रहा है। इसे नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में टूट को रोकने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें, पीएम केपी शर्मा ओली ने अचानक से संसद को भंग करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद से नेपाल में सियासी संकट आ गया है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। शुभमन गिल 28 रन और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क ने 1 विकेट झटका है। इससे पहले भारत की बॉलिंग के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया के लिए पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। जडेजा के खाते में 1 विकेट आया। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में मार्नस लाबुशेन ने 48 रन बनाए जबकि ट्रेविस हेड ने 38 रनों की पारी खेली। मैथ्यू वेड ने 30 रन जुटाए। स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 0 पर आउट हुए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।